प्यारे बच्चों, आप सभी का एजुकेशन यात्रा व जेके सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम पेपर से रिलेटेड जो 7 तारीख को पेपर है उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं। इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे प्री बोर्ड में, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। इनको अच्छे से पढ़ करके वहाँ जाएंगे, सभी क्वेश्चंस वहाँ पर तुम लोगों को मिलेंगे। ठीक, चलो आते हैं पहले क्वेश्चंस में। निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। एक नॉर्मलता एवं मोलरता एवं मोलंस में मोलरता और नॉर्मलता के संबंध के लिए नीचे क्वेश्चन हमारा सोल्यूशन दिया गया है। विलेन की नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकीय द्रव्यमान। क्षार अम्ल तथा क्षार के लिए होता है आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकीय द्रव्यमान बराबर क्षारकता या अम्लीयता होती है, इसलिए अम्ल की नॉर्मलता मोलरता गुणे क्षारकता होती है। क्षार की नॉर्मलता जो होती है मोलरता गुणे क्या होती है, अम्लीयता। ठीक, आगे आते हैं। मोलरता तथा मोलंस में जो संबंध होता है, इसमें किसी जलीय विलयन का मोललता स्मॉल एम माना गया तथा विलेय के मोल प्रभाज्य x1 से निम्न संबंध होता है। मोलरता एम मोल प्रभाज में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित दर्शाता है। ठीक, विलयन के लिए 1000 बटे m1 बराबर यही विलयन का अणुभार कहलाता है। विलेय के मोल भिन्न बराबर होता है m/m प्लस 1000 बटे m1, जहाँ m1 बराबर होता है जल का अणुभार। जल का अणुभार दिया गया, इसमें कितना रख दिया, 18। जल के अणुभार कितना यूज किया गया बेटा, यहाँ पर 18। ठीक है, यहाँ पर 18 यूज किया गया, ये 18 यूज किया गया। इसके बाद फिर फार्मूला बना xm बराबर m/55.5 प्लस m। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अब सामान्य अणुसंख्य गुणों से आप क्या समझते हैं, किसी एक का उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म तनु विलयनों में भौतिक गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या अर्थात मात्रा पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनके आकार तथा प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल गुणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे परासरणता अणुसंख्य गुणधर्म है क्योंकि यह विलयन में उपस्थित अणुओं आयनों पर निर्भर करता है, इसकी प्रकृति पर नहीं। ठीक, इसको पढ़ लेना। अगले आते हैं तनु विलयनों में असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म से आप क्या समझते हैं। वांट ऑफ गुणांक से वियोजन की मात्रा कैसे निर्धारित की जाती है। असामान्य मोलर द्रव्यमान, जब किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलेय का विलयन में अणुसंख्य अथवा वियोजन होने पर अणुसंख्य गुणों के द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान असामान्य हो जाता है, अर्थात संगुणन पर अणुसंख्य गुणों में कमी आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक, असामान्य गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्य गुण जिससे वियोजन का अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर फार्मूला इस पर दिया गया है 1 - अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई, जहाँ अल्फ़ा बराबर होता है, अल्फ़ा को क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा अल्फ़ा कहलाती है। ठीक, अगले क्वेश्चंस में आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबाने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, इनको कायदे से पढ़ भी लेना। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबाने पर यह धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित कर देती है। ठीक है, और कॉपर नाइट्रेट विलयन में कॉपर आयन Cu++ तथा नाइट्रेट आयन होते हैं। कॉपर आयन बनने के कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबाते हैं तो वह Cu++ में टूट जाता है और NO3 काहे में हो जाता है, NO3 अलग हो जाता है नाइट्रेट आयन, तो Cu++ बनने के कारण वो किस रंग का होता है, नीले रंग का हो जाता है। रिएक्शन नीचे दे सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3 ठीक है, थोड़ा सा समझना, प्लस कॉपर, हाँ, कॉपर की छड़ डुबाने पर Cu की जैसे छड़ डुबाते हैं तो ये बन जाता है CuNO3 प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, Ag बाहर निकल जाता है, तो CuNO3 पाए जाने के कारण ये प्लस आयन में टूट जाता है Cu। ठीक, तो Cu++ आयन में टूटने के कारण ये कैसा दिखाई देता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। ठीक, अगले में आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघटनों को उदाहरण द्वारा समझाइए। बताए थे प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्णतः हानित हो जाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, जैसे NaCl, HCl, KCl, NaOH, ये सभी कौन से अपघट्ट होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्ट। दुर्बल विद्युत अपघट्ट वे विद्युत अपघट्ट जो विलयन में साधारणतः जल्दी आयनित नहीं होते हैं, यह विलयनों में कम आयन दर्शाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H2CO3 आदि ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं। अगले क्वेश्चन में नरनस्ट के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए तथा इसमें दिए गए संकेतों को लिखिए। नरनस्ट समीकरण पढ़ाए थे। इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को नरनस्ट समीकरण कहते हैं। नरनस्ट समीकरण E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF log 10 बेस में 1/m+, या ऑक्सीडेशन अपन यहाँ पर रिडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक। अगले में आते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की क्षण डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, कारण सहित समझाइए। इसको पढ़ना देखना इधर। किसी विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu और Zn को नीचे रखा गया है, ठीक है। अतः Zn अधिक क्रियाशील होने के कारण Cu++ आयनों को Cu में अपचयित करने में सक्षम होता है। इसी कारण CuSO4 विलयन में जस्ते की क्षण डालने पर कॉपर विक्षेपित होने लगता है और विलयन का रंग नीला अदृश्य हो जाता है। नीचे रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक। अगला, इसमें ऋणायन की संख्या कोलेराउस के नियम के अनुप्रयोग आ गए थे। कोलेराउस का नियम तुम्हें पता था, कोलेराउस का नियम याद कर लेना, उसमें अनुप्रयोग है। कोलेराउस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्टों के अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिए सब लिखा है, इस पर पढ़ लेना इसको। ठीक। अगला, फैराडे के विद्युत अपघटन के दोनों नियम याद करना है। प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या था उसको हमने पढ़ाया था, अच्छे से उनको पढ़ के जाना। ठीक। अगला है विद्युत अपघटनीय सेल तथा गार्नियर सेल में दोनों में अंतर। विद्युत अपघटनीय सेल और गार्नियर सेल में क्या अंतर है? यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तथा इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसमें अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे रहते हैं। लवण सेतु नहीं होता, लवण सेतु होता है, विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, अब विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। दोनों इनमें डिफरेंस है। विद्युत अपघटनीय सेल तथा गार्नियर सेल में इलेक्ट्रोड विभव क्या? किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। इलेक्ट्रोड विभव हमने पढ़ाया था, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता तो धातु की क्षण तथा विलयन के संपर्क तल के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक। एग्जाम्पल के लिए सब दे सकते हैं, Zn/ZnSO4 Ag/AgNO3। ठीक। आगे आते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या है? किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना था। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक विलयन की सांद्रता पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। ठीक। ये इसके कारक थे। रेडॉक्स विभव क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो उपयोग लिखिए। रेडॉक्स विभव पढ़ाए थे ऐसा। हाँ, रेडॉक्स विभव किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले सममित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। अर्थात जिस पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हों उसे रेडॉक्स विभव कहते हैं। ठीक। तो रेडॉक्स विभव, इनको जो क्वेश्चन नहीं पता, ध्यान देना, जो नहीं है उनको कॉपी में लिख करके आज पूरे रात में उसको तैयार कर लेना। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे पूरे। ठीक है। आगे, ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए, रिडक्शन के लिए फार्मूला था ये वाला। ठीक है। नरनस्ट इक्वेशन है। अगला, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? जिंक कार्बन शुष्क सेल में एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। ठीक। प्राथमिक सेल जिन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार होती है और कुछ समय बाद सेल मृत हो जाते हैं, अर्थात सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे जिंक कार्बाइड शुष्क सेल होने वाली अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएं इस पर दी गई, इनका अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं। ठीक। जैसे Zn रिएक्शन Zn+++2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर होती हैं, MnO2 प्लस NH4+2 इलेक्ट्रॉन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह लगा, ये कहेगा चिन्ह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। आगे Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O। ठीक। शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो? उदाहरण द्वारा समझिए। इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। शून्य कोट की अभिक्रिया पढ़ाई थी, इसके लिए व्यंजक भी मैंने प्रूव कराया था। ठीक। इसको लिख लेना। अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। आणविकता तो किस प्रकार, आणविकता और कोटि में अंतर इसमें हमने लिखा था, इनको कायदे से पढ़ लेना। ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को भी समझाइए। औसत वेग इसमें पढ़ लेना, ये औसत वेग है। औसत दर या वेग किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारकों के उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को डेल्टा सी को औसत वेग कहते हैं। RMS से प्रदर्शित करते हैं। ΔV/ΔT ताक्षणिक वेग किसी निश्चित क्षण पर किसी एक अभिकारक तथा। ठीक है। आगे और आते हैं इसमें, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। विशिष्ट वेग स्थिरांक, संकीर्ण ऊर्जा, ताप गुणांक। ठीक। विशिष्ट वेग गुणांक के लिए यहाँ पर आगे ये फार्मूले से बनाया गया है।
जहाँ डी वाई डी एक्स अभिक्रिया का वेग कहलाता है, अनुक्रमानुपाती है इसके, ठीक है। डी वाई डी एक्स अभिक्रिया का वेग कहलाता है जो अनुक्रमानुपाती है इसके। इसमें एक्स की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, इसको कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान की पावर एक्स, बी की पावर वाई लिखा, डी एक्स अपन डी टी, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर का चिन्ह लाएंगे, एक कांस्टेंट माना क्या हमने के, तो ए की पावर एक्स, बी की पावर कितना हो जाएगा वाई, एक्स तथा वाई का मान क्रमशः n1 तथा n2 के, आगे आते हैं n1 तथा n2 के पदों मान, हाँ मान के समान भी हो सकता है। आगे इस पर लिखा गया है इसके लिए, हाँ वेग स्थिरांक गुणांक भी कहते हैं, इसके पदों में ये सब लिखा गया है, इनको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। आगे आते हैं, किसी अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन होने वाले अभिकारी को न्यूनतम ऊर्जा को संकीर्ण ऊर्जा हमने पढ़ाया था, संकीर्ण ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। ये संकीर्ण ऊर्जा के लिए क्या होता है फार्मूला। आगे इसको किसी संकीर्ण संकुल में होने वाले विचलन की ऊर्जा को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं, ये मैंने लिखवाया था, ठीक। आगे आते हैं इस पर, अब किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उसके संकीर्ण ऊर्जा के किस प्रकार संबंध होता है, के बराबर ए ई की पावर माइनस का ई नॉट अपॉन आर टी लिखा है, ठीक है। ई नॉट अपॉन कितना लिखा है आर टी, जहाँ के क्या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ई नॉट क्या होता है संकीर्ण ऊर्जा, आर बराबर गैसीय स्थिरांक, टी को ताप कहते हैं, ठीक। अगले में आते हैं आर्हीनियस गुणांक तथा, हाँ आर्हीनियस तीसरा, तापीय गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर को दो भिन्न तापों के वेग स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। तापीय गुणांक बराबर होता है टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस वेग स्थिरांक का मान बता टी डिग्री सेंटीग्रेड वेग स्थिरांक का मान। अगले क्वेश्चन में आर्हीनीय समीकरण दीजिए, अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा आरेख विधि में कैसे ज्ञात करते हैं। आर्हीनीय समीकरण हमने लिखवाया था, आर्हीनियस के वेग स्थिरांक के तथा परास्त ताप के मध्य एक संबंध बताया जिसके अनुसार ताप बढ़ाने पर वेग में चरघातीय रूप में वृद्धि होती जाती है, जिसे निम्न प्रकार से कह सकते हैं, के बराबर ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन कितना हो जाएगा आर टी, जहाँ ए पूर्व चरघातीय गुणांक तथा आवृत्ति गुणांक है, ई ए संकीर्ण ऊर्जा है, आर गैस स्थिरांक होता है, ठीक। आर का मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है, ठीक। डी ब्लॉक तत्वों की किन्हीं चार विशेषताओं को लेखन करना था, ये लिखें डी ब्लॉक के तत्वों की चार विशेषताएं, इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है, ये संकर आयन बनाते हैं, ये रंगीन आयन होते हैं, ये अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला डी ब्लॉक तत्वों के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पढ़ाया था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा उस पर देंगे डी ब्लॉक के तत्वों का। चुंबकीय गुण के लिए फार्मूला चुंबकीय गुण बराबर बताए थे n+2 इंटू bm, ठीक। ये चुंबकीय गुण निकालने के लिए फार्मूला था। Zn++ आयन सफ़ेद होते हैं जबकि Cu++ आयन नीले रंग के होते हैं, क्यों। इस पर हमने बताया था Zn++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के फलस्वरूप यदि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये कैसे होते हैं, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन परफेक्ट इलेक्ट्रॉन युग्मित है अर्थात कक्षाएं पूर्ण भरी हैं या अर्धपूर्ण भरे होते हैं तो ये कक्षाएं अधिक स्थायी होती हैं। अगर उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसे आयन बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं, ठीक। अगला संपूर्ण तत्व रंगीन यौगिक होते हैं, इसके लिए इस पर लिखवाया था संपूर्ण तत्व अथवा धातु आयनों का रंग अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करके विभिन्न ऊर्जा वाले डी कक्षक में ऊर्जा स्तर वाले डी कक्षक में चले जाते हैं, जिससे डी संक्रमण प्रेरित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। D1 में D9 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व का आयन रंगीन होते हैं, अर्थात जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कैसे आयन बनाते हैं, रंगीन। जो जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं रंगहीन, ठीक। अगले में आते हैं संकीर्ण तत्व धात्विक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, जो क्वेश्चन हमने बताए हैं इनको पढ़ लेना, सीरीज में या कहीं से भी मिल जाएंगे, किताब में भी ढूंढ सकते हैं, इनको पढ़ के जाना, लेकिन ठीक। व्याख्या कीजिए कि अधिकांश संकीर्ण धातु में उपसंयोजक यौगिक बनाती है तथा परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, ठीक। इनको क्वेश्चन को पढ़ लेना। व्याख्या कीजिए क्यों अधिकांश संकीर्ण धातु में उपसंयोजक यौगिक बनाती हैं तथा परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करती। परिवर्तित संयोजकता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करती है, अर्थात n-1 n-d कक्षक में ऊर्जा अंतराल क्या होता है, कम होता है, जिस कारण से ये उपसंयोजक यौगिक भी बनाती है। अगला अंतः संकीर्ण तत्व किसे कहते हैं, इनके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अंतः संकीर्ण तत्व एफ ब्लॉक के तत्वों में आंतरिक संकीर्ण तत्व कहलाते हैं। इनमें आवर्त सारणी के नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है, जिन्हें क्रमशः लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट से जाना जाता है। लैंथेनाइट्स में 58 से 71 तक, एक्टिनाइट से 90 में से 103 तक के तत्व रखे जाते हैं। लैंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अगला लैंथेनाइट संकुचन पर टिप्पणी लिखिए, इसको पढ़ लेना। लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है, ठीक। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर नहीं पता, कुछ वीडियो को रोक करके उस पर जो क्वेश्चन हैं उनको लिख लेना कॉपी में, उनको तैयार कर लेना जिनके आंसर दिए गए, ठीक। परिवर्ती ऑक्सीकरण और
अवस्थाओं से क्या तात्पर्य है? इनमें संकर्ण तत्वों के संदर्भ में समझाइए। परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था था, हमने पढ़ाया था, ठीक है, इनको पढ़ लेना अच्छे से। संकर्ण तत्वों के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। धात्विक प्रकृति, अनुचुंबकीय लक्षण। धात्विक प्रकृति भी पढ़ लेना, अनुचुंबकीय प्रकृति भी इस पर दिया गया, ठीक है। संकर्ण तत्वों से आप क्या समझते हैं? इनके द्वारा अंतराकाशीय यौगिक को रंगीन आयन बनने को स्पष्ट कीजिए। इस पर पूरा लिखा हुआ है। वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी उपकोष में भरे जाते हैं, इसलिए उन्हें संकर्ण तत्व कहते हैं। अंतराकाशीय यौगिक जब छोटे परमाणु जैसे HCN और B इत्यादि क्रिस्टलीय जालक के अंतरकाशीय हिस्से में भर जाते हैं तो अंतरकाशीय यौगिक के निर्माण करते हैं। ये यौगिक मूल धातु से अधिक कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक और क्वथनांक का मान अधिक होता है। इसकी धात्विक चालकता सुनिश्चित रहती है। अंतरकाशीय यौगिक रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, ठीक है। Fe++ तथा Fe+3+ में कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय होता है? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस पर निकालेंगे। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अतः Fe++ में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अतः Fe++ अधिक अनुचुंबकीय होगा। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक वह अधिक अनुचुंबकीय, जिनमें कम वो कम अनुचुंबकीय होता है। लैंथेनाइट तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए, प्रत्येक के 2 उपयोग लिखिए, ठीक। लैंथेनाइट का उपयोग भी पढ़ लेना उस पर, ठीक। निम्न यौगिकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। Cr3+ और Ce4+ है। क्रोमेट आयन तथा डाइक्रोमेट आयन की संरचना सूत्र लिखिए। क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन पढ़ाए थे। CrO3 और Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन होता है और Cr2O3 ये क्रोमेट आयन होता है। इन दोनों पर संरचनाओं बनाना था, इन दोनों की संरचना इन दोनों की बनी हुई है, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन होता है। CrO4 क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट में वर्तमान समय है दोपहर के 1 बजे। Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन होता है, ठीक है। आगे डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, उनको संकर्ण तत्व क्यों कहते हैं? इनके निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। चुंबकीय गुण विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इस पर लिखे गए। संकर्ण तत्व क्या है, चुंबकीय गुण कैसे प्रदर्शित करते हैं और इस पर कारण देते हुए समझे। संकर्ण धातुओं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। संकर्ण धातुओं की कर्ण एंथैल्पी के मान में उच्च होते हैं। संकर्ण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक होते हैं। संकर्ण धातुएं तथा उनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक। क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से। इस पर तीनों के हमने आंसर दे दिए इसमें, चारों के, ठीक है। अगला, संकर्ण तत्व क्या होते हैं? इनके चुंबकीय गुणों, रंगहीन आयनों का बनना तथा संकुल आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक। इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, इन आंसरों को, इसको क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चंस थे, इसके ये आंसर तीनों दिए गए हैं। इन आंसरों को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चंस भी इसमें पढ़ लेना, सीरीज में कहीं देख लेना। लैंथेनाइट क्या है, इनके नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लैंथेनाइट के आकार में कमी, ये आकार लिखा, आकार में कमी क्यों होती है, उसके ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझाइए। यहाँ पर आकार लिखा गया, ठीक है। आकार में कमी तथा उनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझाइए, ठीक है। इसको पढ़ते जाना आगे। आगे आते हैं, इसमें आपको दिया गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इस पर दिया गया है, ठीक है। लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट के मध्य तुलना कीजिए। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के मध्य कंपैरिजन इस पर हमने लिखवा दिया है। कंपैरिजन में थोड़ा ध्यान देना, ये कंपैरिजन है इन दोनों की, कंपैरिजन को भी पढ़ के जाना। ZnCd तथा Hg को संकर्ण तत्व नहीं कहा जाता, क्यों? क्योंकि ZnCd तथा Hg के संकर्ण तत्व इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि इनमें पूर्ण भारित कक्षक पाए जाते हैं। ये संकर्ण तत्वों के कुछ गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। इनको पढ़ लेना। द्विदंतुर तथा उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। द्विदंतुर लिगेंड, उभयदंतुर लिगेंड हमने पढ़ाया था, ठीक है, ध्यान देना। उपसर्ग संयोजन यौगिक, उपसर्ग संयोजन संख्या किसे कहता है, उदाहरण से समझाइए। उपसर्ग संयोजन संख्या को भी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। सेडविक के प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम, प्रभावी परमाणु क्रमांक के नियम को भी हमने पढ़ाया था 1923 ईस्वी में, वैज्ञानिक सेडविक ने दिया था, ठीक है। आगे Fe++ एक, हाँ, FeH2O का होल 6 3+ आयन अनुचुंबकीय है, जबकि FeCN का होल 6 3- दुर्बल चुंबकीय होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको क्वेश्चंस देख लेंगे, पढ़ लेंगे इनको भी, ठीक है। CuSO4 × 5 तो
रंग नीला होता है, जबकि इतने का रंगहीन होता है कि उसको पढ़ के जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए द्विक लवण तथा संकुल यौगिकों में अंतर लिखिए। द्विक लवण और संकुल यौगिकों में अंतर हमने ये दे दिया। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। बर्नर के उपसर्ग संयोजन का सिद्धांत हमने पढ़ाया था, वहाँ से पढ़ लेना या तो यहीं से पढ़ सकते हैं। ठीक, उन संकुलों के उसके आयनों की चालकता की वृद्धि के क्रम में लिखना था। इनमें से जिनमें से क्लोरीन, देखो इसमें Cl देखते हैं सबसे पहले, जिनमें से Cl की मात्रा ज़्यादा होगी। देखो इसमें Cl कितने 3 लगी हुई हैं इसमें, और इस पर कितने लगी हुई 2, इस पर कितना 1, इस पर Cl नहीं है। तो बढ़ता हुआ क्रम जिसमें Cl ज़्यादा होगा वह 1 नंबर पर आएगा, जिसमें Cl कितने होंगे कम तो कौन से नंबर पर आएगा दूसरे, और जिस पर उससे कम होंगे तो तीसरे, और ये कैसा होगा चौथे नंबर पर। ठीक है, तो इसका बढ़ता हुआ क्रम लिखोगे तो पहले पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर। ठीक, तो ये सभी बढ़ते हुए क्रम पर इसका व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, लेगेंड क्या, लेगेंड हमने पढ़ाया था। अब इसके आधार पर इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, 2 उदाहरण दीजिए। लेगेंड को हमने बताया था, अब उसकी प्रकार भी बताए थे, इनको पढ़ लेना। संयोजक बंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। संयोजकता बंध सिद्धांत की व्याख्या हमने कर दी है इस पर। इसमें क्या क्या इसके आंकड़े दिए गए हैं, इनको देख लेना। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा SO2 तथा HCl के साथ रिएक्शन। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि और SO2 के साथ रिएक्शन है और HCl के साथ भी रिएक्शन। ठीक, अगला एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन को उदाहरण से समझाइए। हिंसवर्क अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीनों से अलग अलग प्रकार से क्रिया करते हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेना। मौलिक परीक्षण क्या है, इसको भी पढ़ाए थे, पढ़ते जाना इनको। कैसे सिद्ध करें कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं अगर PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन भी इसके नीचे लिखना है, PCl5 के साथ नंबर नहीं लिखना। ठीक है, तो उस पर PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 5 OH की समूह की पुष्टि होती है। वनस्पति तेल तथा खनिज तेल में दोनों में अंतर ही हमने लिख दिया, नीचे दिए गए। ठीक, फ्रक्टोज फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है जबकि इसमें कीटोन समूह नहीं करता, ऐसा क्यों, इस पर नीचे लिखा गया। ऐसा क्यों करता है, इस पर लिखा गया। ठीक, अमीनो अम्लों के उभयधर्मी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। न्यूक्लिक अम्लों के 2 प्रमुख कार्यों को उल्लेखन कीजिए। ठीक, इसमें प्रोटीन संश्लेषण ये सब लिखा गया। न्यूक्लिक अम्लों के कार्य, DNA पर RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखाया गया। ये है DNA के RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी। ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। टालन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, इस पर ग्लूकोज की संरचना सूत्र बनाते टालिस समीकरण के साथ उसकी रिएक्शन भी लिख लेना। ठीक है, रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोक्सिलिक समूह हैं, तो इस पर क्रिया कराएंगे। अगर HCN के साथ कराएंगे तो उस पर प्रूफ होता है कि इस पर कौन सा समूह पाया जाता है, कीटोन, और इस पर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ भी कराते हैं तो कीटोन समूह की पुष्टि होती है। उदाहरण देते हुए जिगलर आयन को स्पष्ट कीजिए। जिगलर आयन को अच्छे से पढ़ लेना। इस पर जिगलर आयन है, अमीनो अम्ल में एक अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक क्षारीय समूह दोनों विद्यमान होते हैं। उदासीन विलयन में कार्बोक्सिलिक एवं अमीनो दोनों समूह आयनित अवस्था में रहते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटॉन देकर कार्बोक्सिलिक आयन CO3- बनाता है तथा एमिनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण करके NH3 आयन का निर्माण करता है। इस प्रकार उदासीन विलयन में अमीनो अम्ल द्विध्रुवीय आयन संरचना बनाते हैं जिसे आंतरिक लवण संरचना अथवा जिगलर आयन कहते हैं। ठीक, अगले में आते हैं हम। हार्मोन्स क्या है, किन्हीं 2 हार्मोन्सों के नाम लिखे। हार्मोन्स हमने लिखवा दिया है, 2 हार्मोन्स हमने लिखवा दिया, ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन। ठीक, निम्नलिखित में से स्रोतों के आधार पर वर्णन कीजिए। पिट्यूटरी हार्मोन्स, थायरॉक्सिन और इंसुलिन। पिट्यूटरी हार्मोन्स लिखा, थायरॉक्सिन लिखा है और इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक, आगे आते हैं। विटामिनों के महत्व को वर्णन कीजिए। इसको थोड़ा पढ़ के चले जाना, विटामिन है नहीं है वैसे, लेकिन देख के जाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज तथा सार्बिटाल। ग्लूकोज से सार्बिटाल हमने बनवाया था। एनहेक्सेन के बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, वो भी एनहेक्सेन भी बनाएंगे आगे। ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इसमें ग्लूकोसैकेरिक अम्ल तथा ऑक्सीम कैसे प्राप्त करते हैं, समीकरण लिखिए। समीकरण लिखवाए थे बेटा, तो इसको पढ़ के जाना, किताब से देख के जाना। ठीक है, कैसे सिद्ध करने के ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं, तो इसमें PCl5 के साथ क्रिया कराते हैं। रजत दर्पण Ag2O के साथ रिएक्शन करा देंगे। ठीक, ग्लूकोज में सार्बिटाल तथा एनहेक्सेन बनाने की विधि, ये लिखा है ग्लूकोज से सार्बिटाल। ये सार्बिटाल का फार्मूला CH2OH, CHOOH का होल 4 CH2OH, और इस पर ये क्या है, ये जो फार्मूला लिखा है, ये वाला फार्मूला किसका लिखा हो ये फार्मूला लिखा हुआ है एनहेक्सेन का। किसका बेटा, एनहेक्सेन।
NaCN का फॉर्मूला। ठीक है, अगले 5 क्वेश्चन में ग्लूकोज में उन अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनकी विविध श्रृंखला संरचना के द्वारा नहीं समझाई जा सकती हैं। इनको थोड़ा सा पढ़ के जाना, इनको क्वेश्चंस कहीं भी से भी ढूंढ के। ठीक है, DNA तथा RNA में अंतर ये लिखेगा, इनको पढ़ लेना। ठीक, DNA और RNA में क्या अंतर है। ठीक है, DNA का फिंगरप्रिंट क्या होता है, इसको अनुप्रयोग लिखा। DNA फिंगरप्रिंट हमने लिखवा दिया। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से अंतर लिखे। ग्लूकोज तथा सुक्रोज में, स्टार्च तथा सुक्रोज में, ग्लूकोज और सुक्रोज और स्टार्च में अंतर दिया गया, जिसमें पूछा जाए उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये अंतर स्टार्च तथा सुक्रोज में अंतर। कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह, सिंगल बॉन्ड CHO समूह तथा कीटोन समूह के होने की पुष्टि एक एक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देकर कीजिए। इसमें कर सकते हैं कि एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, OH भी पाया जाता है और कीटोन समूह भी होता है। इसकी पुष्टि करने के लिए रिएक्शन करा सकते हैं। OH को PCl5 के साथ क्रिया करेंगे तो OH की पुष्टि होगी। अगर एल्डिहाइड के कराना तो KCN के साथ करा देना, दूसरी HCN के साथ। अगर कीटोन की पुष्टि कराना है तो इसमें या तो एनिलीन के क्या नाम है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ करा सकते हैं। ठीक है, अगला डी ग्लूकोज का निर्माण यौगिकों के साथ अभिक्रिया से बने उत्पादों की संरचना का नाम लिखिए। हाइड्रॉक्सिलेमिन, अच्छा ग्लूकोज के साथ रिएक्शन ना कराने, हाइड्रॉक्सिलेमिन की, हाइड्रोजोइक अम्ल की, नाइट्रिक अम्ल की, ब्रोमीन की, एसिटिक एनहाइड्राइड की, सभी की रिएक्शन हमने कराए थे। ठीक है, डी ग्लूकोज के निम्न के साथ अभिक्रियाएं लिखिए। ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड 2 बार एक फार्मूला आ गया है। ठीक है, इनके जितने हमने क्वेश्चन दे दिया, उसमें IPSC हमने नहीं दिया है। IPSCयों को तुम थोड़ा सा घर में अच्छे से उनको देख के जाना, बनाने साधारण वाली IPSC कार्बनिक यौगिकों की और अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IPSC, इनको पढ़ के जाना। रिएक्शन कन्वर्जन है, जैसे परिवर्तन कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, ये सब तुम पढ़ के जाओगे घर। ठीक, घर से अपने किताबों से जो भी कन्वर्जन है उनको पढ़ करके जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने इनसे बता दिया, पेपर इन्हीं से आएगा। इतने में ही सभी क्वेश्चंस फंस जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।